आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। रायपुर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते करते एक सिपाही खुद ही तस्करी में शामिल हो गया। हेरोइन बेचते पकड़ा गया सिपाही हिमांशु बर्मन आमा नाका थाने में पदस्थ है। हैरानी की बात यह कि इसी थाने में पिछले एक साल में ड्रग तस्करी के 20 से ज्यादा मामला दर्ज हैं। हेरोइन के मामलों में आमा नाका थाना सबसे आगे रहा है। हिमांशु कई बार ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए पंजाब और हरियाणा तक गया था। इसी दौरान उसका संपर्क तस्करों से हुआ। धीरे धीरे वह खुद इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। वह रायपुर लौटकर ड्रग्स बेचने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर रिमांड पर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सिपाही के पास 2 मोबाइल फोन थे। इन मोबाइल में स्थानीय ड्रग्स पैडलरों से लेकर पंजाब के बड़े तस्करों और शहर के नशा करने वालों तक के नंबर मिले हैं। पुलिस इन नंबरों की तस्दीक और जांच करी और कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जांच की टीम को शक है कि वह पुलिस की वर्दी और थाने की आड़ में ड्रग्स का काम कर रहा था। फिलहाल उसे थाने से हटा दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायपुर में आमा नाका, कबीर नगर, सरस्वती थाना से लेकर कुम्हारी थाने तक का इलाका ड्रग्स कॉरिडोर के रूप में सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा से हेरोइन, अफीम और एमडीएम जैसे खतरनाक नशे के सामान की सप्लाई हो रही है। कुछ मामलों में स्थानीय तस्करों के पाकिस्तानी लिंक की बात भी सामने आ चुकी है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में रायपुर जिला में गांजा, हेरोइन, अफीम, एमडीएम, चरस और कोकीन की तस्करी के मामलों में 415 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर 271 केस दर्ज है। पुलिस ने अब तक 2 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का नशीला ड्रग्स पदार्थ जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए सिपाही से रिमांड पर पूछताछ जारी है। मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, जांच हो रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन शहर और इलाका दहशत में है इस तरह की मिली भगत से। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव पर पार्किंग शुल्क वसूली के खिलाफ बुधवार शाम रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे और नगर निगम के फैसले का विरोध किया। बिना ठीक तरह की पार्किंग व्यवस्था के लोगों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं, कहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महापौर पर सीधा हमला बोला और उन्हें वसूली दीदी तक कह दिया। उनका कहना है कि तेलबांधा तालाब और मरीन ड्राइव आम लोगों की घूमने फिरने की जगह है। यहाँ लोग सुबह शाम टहलने आते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर शुल्क लगाना ठीक नहीं है। कांग्रेस नेताओं श्री कुमार मेनन सहित सवाल उठाए कि जब वहां पक्की और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा ही नहीं है तो फिर किस बात का शुल्क। उन्होंने कहा कि लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या अब यह भी गलत माना जाएगा? बिना सुविधा दिए पैसा लेना जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा की वसूली नीति बताया। उनका कहना है कि ट्रिपल इंजन सरकार में हर सार्वजनिक जगह से पैसा कमाने की कोशिश हो रही है। पार्टी ने चेतावनी दी, अगर पार्किंग शुल्क तुरंत वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन सहित प्रमोद दुबे, कुलदीप जुनेजा, पंकज शर्मा, आकाश तिवारी, आकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए रहा। सरकार ने तय किया है कि धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान होली से पहले एकमुश्त किया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25,34,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा है। अब समर्थन मूल्य और घोषित दर के बीच की जो अंतर राशि है उसका भुगतान होली से पहले सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। बताया गया कि इस मद में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी अहम फैसले हुए। फरवरी मार्च
2026 में होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही बजट वर्ष 2026-27 के लिए विनियोग विधेयक के प्रारूप को भी कैबिनेट ने अनुमोदित किया। सरकार का कहना है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 2 वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के धान के अंतर्राशि के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। इस साल होली से पहले 10,000 करोड़ रुपए और जारी होने के बाद ये आंकड़ा करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। सरकार का और विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से किसानों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन में एक और कदम आगे बढ़ेगा। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में इन दिनों तेजी की चर्चा और इसमें बॉलीवुड का ग्लैमर भी जुड़ गया है। अपनी चमक दमक, लग्जरी लाइफस्टाइल और ऊंची इमारतों के लिए मशहूर दुबई अब भारतीय खरीदारों को खास तौर पर अट्रैक्ट करना चाह रहा है। बुर्ज खलीफा से लेकर पाम जुमेरात तक यहाँ की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लोगों को निवेश के लिए लुभा रही है। ऐसे में दुबई के रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए हिंदी फिल्मी सितारों का सहारा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेवलपर्स बॉलीवुड सितारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर भारत और विदेशों में बसे भारतीयों तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। अगले 3 साल में दुबई में करीब 3 लाख नए घर तैयार होने की उम्मीद है। ऐसे में बढ़ती सप्लाई के बीच मांग बनाए रखने के लिए फिल्मी ग्लैमर का सहारा जरूरी है। लग्जरी वाटरफ्रंट घरों से लेकर मिडिल क्लास प्रोजेक्ट तक हर जगह सेलिब्रिटी प्रचार का ट्रेंड बढ़ रहा है। दुबई की बड़ी कंपनी डैमेक प्रॉपर्टीज ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को अपनी लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। कंपनी का मकसद भारत में अपनी पहचान और मजबूत करना है। इन सितारों को जरिए प्रोजेक्ट्स को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि खास लाइफस्टाइल के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने अपने एक नए कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए शाहरुख खान को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी का फोकस दक्षिण एशिया के खरीदारों और निवेशकों पर है। शाहरुख खान की लोकप्रियता का फायदा उठाकर कंपनी ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है। डैन्यूब ग्रुप पहले भी संजय दत्त और कार्तिक आर्यन जैसे सितारों के साथ काम कर चुका है। हाल ही में क्रिकेटर ब्रेट ली को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इम्तियाज डेवलपमेंट्स ने लग्जरी प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए डैशिंग ऋतिक रोशन के साथ साझेदारी की है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट को प्रीमियम और डिजाइन आधारित लाइफस्टाइल के तौर पर पेश कर रही है। मार्केटिंग एक्सपर्ट का मानना है कि आज के वक्त में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पहचान दिलाने में सेलिब्रिटी बड़ा रोल निभाते हैं। फिल्मी सितारों को चेहरा जुड़ने से लोगों का भरोसा और आकर्षण दोनों बढ़ता है। डेवलपर्स का कहना है कि उनका मकसद उन ग्राहकों तक पहुंचना है जो दुबई के तेजी से बढ़ते बाजार और किराए की आय का फायदा उठाना चाहते हैं। कुल मिलाकर दुबई के रियल एस्टेट में इन दिनों फिल्मी सितारों की चमक दमक और जादू साफ दिख रहा है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने आईटी कंपनी टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए हमारे देश में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। हाल ही में एसबीआई के शेयरों में आई तेजी के बाद उसका मार्केट कैप बढ़कर करीब 10.92 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं टीसीएस का मार्केट कैप करीब 10.52 लाख करोड़ रुपए रहा। इस वक्त देश की सबसे मूल्यवान कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका मार्केट कैप करीब 19.87 लाख करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक करीब 14.16 लाख करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पर भारती एयरटेल करीब 11.47 लाख करोड़ रुपए है। अब एसबीआई चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह बदलाव एसबीआई के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आया है। पिछले 3 दिनों में बैंक के शेयरों में करीब 11% की तेजी दर्ज की गई है। दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईटी सेक्टर में बढ़ती चिंताओं के कारण टीसीएस के शेयरों में पिछले 5 दिनों में करीब 4% की गिरावट आई है। टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी का फायदा एसबीआई को मिला। मुनाफे की बात करें तो एसबीआई ने तीसरी तिमाही में 21,030 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो बाजार के अनुमान से करीब 18% ज्यादा है।
बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 9% बढ़कर 45,190 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक का कुल मार्जिन 2.99% पर स्थिर रहा, जबकि घरेलू मार्जिन बढ़कर 3.12% हो गया। प्रबंधन का कहना है कि वे आगे भी मार्जिन 3% के ऊपर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। बैंक के लोन देने के कारोबार में भी खासी बढ़ोतरी देखी गई। साल दर साल लोन ग्रोथ 15.6% रही, जबकि डिपॉजिट में 9% की बढ़ी। एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, नए डूबे कर्ज कम हैं और क्रेडिट कास्ट 0.29 पर नियंत्रित बनी हुई है। मजबूत नतीजों और बेहतर प्रदर्शन की वजह से एसबीआई ने बाजार में बड़ी छलांग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं। अब्राहम लिंकन, एक ऐसा नाम जिसका नाम आते ही लोकतंत्र के हितैषियों का, लोकतंत्र के चाहने वालों का सर अदब से झुक जाता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थी। जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ। बचपन में उनके पास पढ़ाई के कम साधन थे, किताबों के लिए कोई उनके पास जरिया नहीं था, लेकिन लिंकन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह किसी भी तरह से किताबें पढ़ने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी से किताब उधार मांगी। ये किताब जॉर्ज वाशिंगटन की जीवन कहानी थी। एक रात तेज बारिश आई और किताब पूरी तरह गीली हो गई। पन्ने फूल गए और किताब पढ़ने लायक नहीं रही। लिंकन बहुत दुखी हुए। उनके पास पैसे नहीं थे कि किताब की कीमत चुका सके, लेकिन लिंकन ने ईमानदारी दिखाई। उन्होंने पड़ोसी से कहा, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन वे काम करके किताब का मोल चुका देंगे। पड़ोसी ने कहा कि किताब की कीमत 75 सेंट और एक दिन का काम 25 सेंट, इसलिए लिंकन को 3 दिन खेत में काम करना पड़ा। उन्होंने खुशी खुशी 3 दिन मेहनत की, खेत में मकई तोड़ी, खरपतवार निकाली, अन्य काम किए। 3 दिन की मेहनत के बाद किताब आखिरकार उनके पास थी। लिंकन ने उसे बार बार पढ़ा और ये किताब उनके जीवन की प्रेरणा बन गई। उन्होंने बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर कई लोगों की जिंदगी बदल दी। लिंकन की कहानी सिखाती है कि अगर हमें कुछ सीखना या हासिल करना है तो मेहनत और ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। किताब पाने के लिए ही सिर्फ 3 दिन की मेहनत ने लिंकन के जीवन को बदल दिया और लिंकन ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को लोकतंत्र की नई राह दिखाई। आज उनके जन्मदिवस पर डीए न्यूज़ प्लस एमडी अरुण भद्रा और शकील साजिद की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, और उन्हें हम बहुत अच्छे से याद करते हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो हम सभी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के लिए चर्चा है में सिर्फ इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।